Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अभी इस वाले लेक्चर में हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी स्टार्ट करने से पहले देखो, बेसिकली हम जब भी इस तरह कंपाउंड देखते हैं, हमें पता ही है एक वेल नोन कंपाउंड है बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। अगर हम कुछ इस तरह का कंपाउंड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी हम एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये किस तरह से, मतलब हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। पहले एक बारी देख लो। अगर हम इस तरह का कुछ कंपाउंड देखें, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। तो इनको किस बेसिस पे यहाँ पे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक डिसाइड करना है, ये भी हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। दूसरी बात, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं तो उसका यूज़ क्या है आगे जाके। जैसे हम देखते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पे बेंजीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। सिमिलरली हमारे पास इस तरह से अल्कीन होता है। इस पर हम क्या करते हैं? अगर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा देते हैं तो क्या होता है? ये वाला इस तरह से रिएक्शन करके यहाँ पे, मतलब हमें फाइनल का क्या मिल जाता है? यहाँ पे जो हमारे दो ब्रोमीन एटम्स है इस तरह से लग जाते हैं। लेकिन इस टाइप की रिएक्शन हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं देते। बेंजीन इस टाइप की रिएक्शन नहीं देता। वो क्या देता है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये वाली एडिशन है। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं? या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि जो भी प्रोटॉन्स, जो भी एरोमेटिक प्रोटॉन्स है, जो भी प्रोटॉन्स एरोमेटिक रीजन में आते हैं वो ज़्यादा डीसेल्टेड होते हैं। यानी कि उनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है ना, वो ज़्यादा आती है इन कंपेरेटिव टू नॉर्मल अल्किन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चीज़ क्यों होती है ये हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि किस बेसिस पे इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो एक तो पहली बात, यहाँ पे कुछ इसकी कंडीशंस होती है, एक एक करके हम कंडीशंस देखेंगे। बाद में जब एक्चुअली हम डिसाइड करेंगे कोई भी कंपाउंड, तो सारा जो कंडीशंस है इनको हम कंक्लूडिवली, मतलब इकट्ठा हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे पहली तो बात है कि सिस्टम जो है प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा है कि प्लेनरिटी या फिर शेप कोई भी होता है, ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडेशन भी ऊपर डिपेंड है। अगर हमें प्लेनर सिस्टम चाहिए तो हमें पता है sp2 हाइब्रिडेशन और sp हाइब्रिडेशन जो होता है, हमें यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला जो हाइब्रिडेशन है sp2 और sp, ये यहाँ पे प्लेनर्स होते हैं। मतलब जो भी सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो भी प्लेनर होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम भी प्लेनर होगा। और अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो ये सिस्टम होता है टेट्राहेड्रल, यानी कि नॉन प्लेनर। तो सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि ये वाले हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होने चाहिए। यानी कि सारे एटम जो भी प्रेजेंट है सिस्टम में हमारे पास, वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए या फिर sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट है उनका प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, उनका प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो बेंजीन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी ये पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखा देते हैं, इसका दूसरा फॉर्म भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस तरह से डीलोकलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें प्रॉपर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कभी कभी इसका जो मतलब कॉमन फॉर्म है, जो रेजोनेंस फॉर्म है, इस तरह से हम दिखा देते हैं कि इस तरह से टोटली इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि सिस्टम प्लेनर होने के साथ, sp2 हाइब्रिडाइज होने के साथ प्रॉपर कॉन्जुगेशन वहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है। अब बेंजीन में अगर आप देखोगे ना, तो ये कॉन्जुगेशन क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा इसका हाइब्रिडेशन जो है, सारे एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइड है। अब ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, और यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस हाइब्रिडेशन से बना है? sp2 हाइब्रिडेशन से बना है। तो एक ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं है वो इस तरह से यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि इस वाले बेंजीन के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स है जो आपस में पैरेलल है, वो क्या करेगी? आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेगी। तो ये जो बेंजीन के प्लेन को जो पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप से यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रही है। और ये क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, और ये वाले यहाँ से यहाँ पे, इस तरह से ये कॉन्जुगेशन होता रहता है। तो सिस्टम प्रॉपर कॉन्जुगेशन में चाहिए।
और फोर्थ और मेन जो कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर वाला जो कंडीशन है, इसके बाद फोर्थ होती है हमारे पास सिस्टम जो है हकल रूल को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, हकल रूल उसने फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल क्या होता है, हम जनरली जब भी एरोमेटिक पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि अगर सिस्टम को एरोमेटिक बोलना है तो सिस्टम ने 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि ये कंडीशन मतलब किस तरह से सेटिस्फाई करें। तो देखो यहाँ पे n जो है आपको कोई भी इंटेजर आना चाहिए। ठीक है, n कोई भी इंटेजर आना चाहिए, और n इंटेजर आने के लिए अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आ रहे तो वहाँ पे इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर करो, जैसे कि हमारे पास क्या था, बेंजीन था। यहाँ पे क्या है, 3 पाई बॉन्ड से, हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे डाल दो 4n+2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कुछ वो जो डिजिट होगी वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि यहाँ पे आपकी n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 रख देते हो, ठीक है, जैसे हमने देखी थी ना ये वाली सिस्टम, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, इसको एरोमेटिक क्यों बोल रहे थे, तो ये क्योंकि ये हकल रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। किस तरह से देखो, n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रख दोगे तो 4 × 0 0 + 2 = 2। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डिजिट जो है कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी n की वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, कोई भी सिस्टम एरोमेटिक अगर होना है तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो ऑड होने चाहिए। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड से, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, तो सिस्टम को हम यहाँ पे एरोमेटिक बोल रहे हैं। और बाकी की जो कंडीशन है, जैसे आप देख सकते हो सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सिस्टम प्लेनर है और प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, बाद में यहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, वो कॉन्जुगेट होता रहेगा। इस तरह से ये कुछ कंडीशन है, ये फॉलो करनी चाहिए। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि n की वैल्यू इंटीजर आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हकेल रूल के बाद मैंने क्या बोला कि देखो, हमने क्या बोला कि बेंजीन जो है या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नॉर्मल अल्कीन की तरह रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये क्या करता है, तो इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है, देखो अगर हम यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन करवा दें तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, बाद में आपका यहाँ पे एक कैटायन बनेगा। यहाँ पे अगर ये ब्रोमीन आ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आएगा। फिर क्या होता है इसमें, जैसे हम देखते हैं कि अल्कीन पे Br2 की एडिशन होती है तो दूसरा Br न्यूक्लियोफाइल है जो आगे यहाँ पे अटैक करना चाहिए था, लेकिन इसमें होता है कि ये यहाँ से जाएगा और आपको अगेन यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड ही मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होता है, एक ही ब्रोमीन आएगा और इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर उसकी एरोमेटिसिटी किसी एक स्टेप में डिस्टर्ब हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप में वो आपकी एरोमेटिसिटी रिगेन करना चाहता है। ठीक है, और यही इनकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब ये एरोमेटिक स्टेज में ज़्यादा स्टेबल होती है। इसकी वजह से क्या करेंगे, जब भी कोई इंटरमीडिएट बनेगा तो इस तरह से ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करेंगे क्योंकि इसमें ये स्टेबल है। अब ये ज़्यादा स्टेबल है, हम क्या बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है। या फिर जैसे आप देखोगे कि कोई भी रिएक्शन अगर हम मैकेनिज्म अप्रोच कर रहे हैं और हमारा मैकेनिज्म नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाके हमें दिख रहा है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे, तो हम उसके थ्रू जाते हैं, क्योंकि क्यों, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। अब क्यों होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली बेंजीन को ही पकड़ोगे और इसकी अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो किस तरह से होती है, हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो, बेंजीन में हमें क्या बोला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगी। उसमें से हाफ जो होगी वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगी, हाफ जो होंगी वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगी। तो देखो यहाँ पे 3 तो हमारे पास ये वाली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है और 3 यहाँ पे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, और यहाँ पे ये बीच वाली जो है वो नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटली यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में फिल्ड है। सारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है सारे
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में सारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फिल्ड है और इसकी वजह से इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और ये स्टेबिलिटी होने के कारण ही यहाँ पे ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज करके जो एडिशन वाला प्रोडक्ट है, यानी कौन सा, ये वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये देता नहीं और इसकी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देते, हमेशा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं इस टाइप में। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैंने जो आपको बात बोली कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब आपको समझ में आ गया कि एरोमेटिसिटी किस तरह से यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बोलते हैं कि एरोमेटिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा डिशिल्डेड जोन में आते हैं, यानी कि उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा डाउनफील्ड आएगी, ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी। वो क्यों होता है? अगर आप स्पेसिफिकली बेंजीन को ही यहाँ पे पकड़ के चलोगे तो इस तरह से इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स है। अब हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड के ऊपर, यहाँ पे जब हमारा कंपाउंड NMR मशीन में होता है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे पाई बॉन्ड से इनकी रिवॉल्यूशन की वजह से, मतलब इन पाई बॉन्ड की वजह से इनकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये क्या करेगा, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस तरह से, तो आप देख सकते हो ये ऊपर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बीच में, मतलब सेंट्रल रीजन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है वो बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है ना। तो यहाँ पे बीच में जो भी प्रोटॉन होगा, हालांकि इस वाले सिस्टम में नहीं है, लेकिन बीच वाला जो भी प्रोटॉन है, बीच वाला जो भी रीजन है, वो क्या है, वो ज़्यादा शील्डेड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, सिस्टम वाली मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन है, जो कि हम जिसको एरोमेटिक प्रोटॉन बोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली फील्ड भी है इसकी सिस्टम की, और एक्सटर्नल फील्ड दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इकट्ठा मिलके इस वाले प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या, ये वाला प्रोटॉन जो है यहाँ पे ज़्यादा डीशील्डेड हो गया, बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, सिस्टम की मैग्नेटिक फील्ड भी इस प्रोटॉन के थ्रू जा रही है, तो इसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा आती है। और इसको ही क्या बोलते हैं, इनमें होता है डायमैग्नेटिक रिंग करंट, इनमें होता है डायमैग्नेटिक रिंग करंट। अब सिमिलरली इसके अपोजिट होता है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या बोल सकते हैं हम, ये जो सिस्टम है इसका ये बाहर वाला प्रोटॉन है, एरोमेटिक प्रोटॉन है ना, तो जो बाहर वाले रीजन में जो प्रोटॉन्स है वो क्या है, डीशिल्डेड है, और अंदर वाले प्रोटॉन, अगर आप कोई ऐसा बड़ा सिस्टम ले लोगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हो कितने हम 1 2 3 4 5 6 7 14, ठीक है, तो 4n + 2 पाई यानी कि 14 एनुलिन है यहाँ पे आ रहे हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब आप देख सकते हो ये वाले जो प्रोटॉन्स है यहाँ पे, ठीक है, ये वाले प्रोटॉन्स, अब जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके लिए दिखाई है उस तरह से इसके लिए भी दिखा सकते हैं। तो उस टाइम क्या होंगे, ये वाले जो प्रोटॉन्स है अंदर, यानी कि यहाँ पे शील्डिंग जोन में, तो इनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी कम, क्योंकि ये शील्डेड जोन में। और यहाँ पे ये जो बाहर के प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे लाई करेंगे, इस वाले रीजन में, यानी कि डीशील्डेड जोन में, तो उनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हम एरोमेटिसिटी डिसाइड कर सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है। इनमें क्या होता है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ये जो प्रोवाइड हो रहा है इसको बोलेंगे हम डायमैग्नेटिक रिंग करंट, और इसके अपोजिट होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, वो हम आगे देखेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में फिर क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, ये जो बाहर के प्रोटॉन्स यहाँ पे डीशील्डेड जोन में जा रहे थे, ज़्यादा केमिकल शिफ्ट दे रहे थे, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होंगे, वो शील्डेड जोन में होंगे और कम वैल्यू देंगे, क्योंकि उसमें यहाँ पे जो रिंग करंट दिखाया ना उसके अपोजिट रिंग करंट होगा, समझ रहे हो। और जो अंदर के प्रोटॉन्स है वो वहाँ पे, ये वाले प्रोटॉन्स वहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में ज़्यादा केमिकल शिफ्ट देंगे और यहाँ पे अंदर वाले कम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया एरोमेटिसिटी में इसका किस तरह से यूज़ होता है। अब ये वाली कंडीशंस पे आपको माइंड में रख के चलनी है। अब इसके बाद
हम बोलते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है। इस तरह से सिमिलरली और कौन कौन से कंपाउंड होते हैं हमारे पास? बेंजीन है, हमारे पास पिरिडीन है, ठीक है। जो कुछ मतलब कॉमन कंपाउंड्स है उनको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। बेंजीन हो गया, हमारा पिरिडीन हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारे पास? थायोफिन है, इसके बाद हमारे पास पायरोल है और फ्यूरान भी है। तो इन सारे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक ही बोलते हैं, लेकिन इनकी एरोमेटिसिटी सेम होती है क्या? तो नहीं होती। इनमें से अगर हम कंपेयर करने जाए तो बेंजीन जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, उसके बाद होता है पिरिडीन, उसके बाद थायोपिन, पायरोल और सबसे लास्ट में होता है हमारा फ्यूरान। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड किया कि इनकी एरोमेटिसिटी मतलब कम ज़्यादा है? तो इसके लिए मतलब मैटर करती है कि रेजोनेंस एनर्जी। अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की किलो कैलोरी पर मोल में जो रेजोनेंस एनर्जी हम अगर कंपेयर करने जाएंगे तो बेंजीन की होती है 36, इसकी होती है 32, इसके लिए होती है 29, इसके लिए 21 और यहाँ पे 16। यानी कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है उतनी ज़्यादा उसकी एरोमेटिसिटी है। यहाँ पे इस तरह से क्यों एरोमेटिसिटी डिक्रीज होती है, इसकी जो डिस्कशन रहेगी वो हम हेटेरोसाइकिल में भी करेंगे। फिर भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे सारे कार्बन एटम से जिस तरह से प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी लोन पेयर है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिव, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है यहाँ पे, ये इस तरह से कॉन्जुगेट होगा, लोन पेयर भी अपनी यहाँ पे जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन वहाँ पे होगा नहीं, यानी कि वहाँ पे कंपेरेटिवली कम डीलोकलाइजेशन है इन सारों के कंपैरिजन में, तो एरोमेटिसिटी कम है। उससे थोड़ा नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो नाइट्रोजन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। नाइट्रोजन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। सल्फर उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन जिस तरह से आप इस साइड मूव करोगे तो आपको क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रही है और इसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है, वो डिसाइड होगी यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। अगर आप बेंजीन और नैप्थेलिन में कंपेयर करोगे, हमने क्या देखा कि बेंजीन की जो है रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है। अगर आप नैप्थेलिन की बात करोगे, नैप्थेलिन क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग्स यहाँ पे फ्यूज होते हैं। अब अगर इसकी 36 किलो कैलोरी पर मोल थी तो इसकी 72 होनी चाहिए थी और इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम देखने जाएंगे एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बेंजीन होता है हमारा वो ज़्यादा एरोमेटिक होता है नैप्थेलिन से। क्यों? इसकी तो 36 थी, फिर इसकी 72 होनी चाहिए थी और ये ज़्यादा एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन होता है कौन? बेंजीन, क्योंकि इसकी 72 किलो कैलोरी पर मोल नहीं होती बल्कि इसकी होती है 61। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो नैप्थेलिन है उसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जो है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जो है वो कम है इन कंपैरिजन विद बेंजीन, और इसके वजह से नैप्थेलिन से भी ज़्यादा एरोमेटिक कौन है? हमारा बेंजीन है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी रेजोनेंस एनर्जी की, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि ये वाले एरोमेटिक कंपाउंड खत्म करने के बाद हम आगे देखेंगे एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको वहाँ पे मतलब किस तरह से कंपेयर करना है वो समझ में आना चाहिए। बेसिकली ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार अगर आपके माइंड में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम में जो भी एटम्स है वो sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये सारा कब होगा? जब सिस्टम इस तरह से साइक्लिक है, ठीक है। असाइक्लिक सिस्टम अगर कॉन्जुगेटेड भी है, sp2 हाइब्रिडाइज आइटम्स भी है इस तरह से, तो इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। तो इस तरह से सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, उसके साथ ये वाली कंडीशंस फॉलो करना चाहिए और उसने हकल रूल भी फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एन की वैल्यू जो है कोई भी इंटीजर आनी चाहिए और उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर आप डालोगे तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आपको इंटीजर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम एरोमेटिक होने के लिए वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? या तो 2 या तो 6 या तो 10 या तो 14, ठीक है, या फिर 18 या फिर 22। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होने चाहिए। अगर आपके इलेक्ट्रॉन कौन से रेंज में आ रहे हैं? 4, 8, 12, 16,
20 इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये फोरियन रूल फॉलो कर रहा है, जो हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से हम अगर इस रेंज में 4 के मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है इन सारे कंडीशन के साथ तो उसको हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। और इस वाले इलेक्ट्रॉन को मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन जिन भी सिस्टम में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। दूसरा एक मेथड होता है कॉम्पिटिशनल मेथड, जहाँ से एरोमेटिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली इसके ऊपर अब तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, NiCS, ठीक है। तो NiCS क्या होता है, देखो बेसिकली ये एक कॉम्पिटिशनल मेथड होता है NiCS। अब इसके ऊपर क्वेश्चन अब तक तो इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि कोई भी कंपाउंड देंगे उसके कुछ वैल्यूज देंगे और पूछेंगे कि एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ से कैसे डिसाइड करना है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 2 चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। एक तो NiCS होता है क्या है कि न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट, न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट होती है ये। और ये एक कॉम्पिटिशनल मेथड है जहाँ से हम मैग्नेटिक शील्डिंग डिसाइड करते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो भी NiCS की वैल्यू जो होगी वो अगर यहाँ पे आपके पास निगेटिव आ रही है ना, वो अगर निगेटिव आ रही है तो इस वाले कंपाउंड को बोलेंगे हम एरोमेटिक, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसको बोलेंगे हम नॉन एरोमेटिक। अगर NiCS की वैल्यू जो मैग्नेटिक शील्डिंग की वैल्यू है वो अगर निगेटिव आ रही तो हम क्या बोलेंगे कंपाउंड को, एरोमेटिक, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझना है, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो इसके लिए जो NiCS की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 10.6, माइनस में है तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नैप्थेलिन की बात करोगे, यहाँ पे अगर नैप्थेलिन की बात करोगे तो इसके लिए होती है -10.5, इसके लिए होती है -10.5, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतना वो ज़्यादा एरोमेटिक होगा। अगर आप सिमिलरली इस तरह से ये वाला कंपाउंड ले लोगे जिसमें यहाँ पे 4 बेंजीन रिंग्स अगर फ्यूज्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे इस तरह से फ्यूज्ड है, तो होता क्या है, देखो यहाँ पे बेसिकली आपको माइंड में क्या रखना है, अगर अंदर की साइड आप मूव करोगे इस तरह से, दोनों साइड से अंदर की साइड मूव करोगे तो जो बीच वाले रिंग्स है ना उनकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है। डिसाइड कहाँ से करोगे, इसकी जो NiCS वैल्यू होती है -9.3, उसके लिए होती है -13.1, इसके लिए भी होती है -13.1, और इसके लिए अगेन -9.3। तो आप देख सकते हो जैसे आप अंदर की साइड मूव कर रहे हो एरोमेटिसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये, और हम डिसाइड कहाँ से कर रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही। अब हमने ये बात करी कि निगेटिव वैल्यू अंदर की साइड इंक्रीज करती जाती है, ज़्यादा निगेटिव होती जाती है, एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसके लिए एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा, जो हमारे पास यहाँ पे फिनांथ्रीन होता है ना, वो इस वाले चीज़ का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो NiCS वैल्यू होती है -10.5, इसकी भी -10.5, और उसकी होती है -6.5, यानी कि अंदर की साइड यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे कम है, यानी कि इसकी बीच वाली जो रिंग है ना इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कम है। और इसका ही रीज़न है, अगर आप देखोगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अगर आप करने जाओगे तो यहाँ पे ये जो हम बॉन्ड दिखाते हैं ना इस तरह से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको डाइन के तौर पे यूज़ करें, ठीक है, अगर डाइन के तौर पे यूज़ करें तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस वाले रिंग के साथ ही डिसऑर्डर रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका रीज़न ही यही होता है कि ये वाला रिंग जो है एरोमेटिक कैरेक्टर में लेस है, तो इसके अपने पाई इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन में इन्वॉल्व कर सकता है ईजीली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NiCS। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल लास्ट वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया था इन्होंने पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली इस तरह से हम कंपाउंड जनरली कभी स्टेबल मानते नहीं, इस तरह से देखते नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो बेसिकली अगर हम इसका जो कॉमन कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको आप स्टेबल बोलोगे, अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना होगा, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही बना होगा। और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है इस तरह से इस वाले रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी,
ठीक है। अगर इस तरह से आप देखने जाओगे तो यहाँ पे 2 2 2 और 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सिस्टम में, तो सिस्टम को आप क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ना हाइड्रोजन दिया है ना लोन पेयर दिया है, यहाँ पे इन्होंने दिया है पॉजिटिव चार्ज और इसको बोला था एरोमेटिक। ठीक है, अब हम भी बोलेंगे एरोमेटिक, एग्जाम में आया है, ऑप्शन में यही था कि एरोमेटिक है। तो किस तरह से देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी कि यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल जो इस वाले रिंग को परपेंडिकुलर है वो वैकेंट दिखाई है इन्होंने, और जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है इस वाले पी ऑर्बिटल को जो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल है उसमें दिखाई। हमें पता है पी ऑर्बिटल अगर पी एक्स पी वाई और पी जेड की बात करेंगे तो ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज इस वाले ऑर्बिटल में है यानी कि ये वाले ऑर्बिटल वैकेंट है तो लोन पेयर कहाँ होगी, इसको जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है इसमें। ठीक है, यानी कि ये लोन पेयर इन्होंने बाहर कंसिडर करी थी और ये वाले ऑर्बिटल वैकेंट कंसिडर करी है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे सिस्टम में जो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, यहाँ से 2, ये वाले 2 और ये वाले 2, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सिस्टम प्लेनर दिखाया था sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम की वजह से, तो इसको बोला है एरोमेटिक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे, जस्ट मिनट, यहाँ पे सल्फर कंसिडर कर लेते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ये इस तरह से ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम क्या है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल इस वाले सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है सारे एटम्स। sp2 हाइब्रिडाइज से सिस्टम प्लेनर है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रही है, तो इसकी वजह से ये भी हमारा हो जाता है एरोमेटिक, ये भी हो जाता है हमारा एरोमेटिक। अब अगर ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स हो गए एरोमेटिसिटी के। अगर ये वाला सिस्टम मैं आपको दे दूँ, ठीक है, ये वाला सिस्टम दे दूँ मैं, यहाँ पे ये 2 5 मेंबर रिंग्स हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ठीक है। अब आप देख सकते हो सिस्टम तो प्लेनर है, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे इसमें पॉसिबल है, लेकिन आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 2 4 6 8 10 और 12, यानी कि ये 4n रूल फॉलो कर रहा है। 4n मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ पे n = 3 होगा, तब भी ये 12 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी 4n रूल फॉलो करेगा लेकिन बाकी के एरोमेटिसिटी वाले सारे कंडीशंस फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ से आते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन अब क्या आएंगी, इसके लिए कंडीशन आएगी कि सिस्टम प्लेनर होना चाहिए जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी बात होनी चाहिए, सिस्टम अगर प्लेनर चाहिए तो आपको एटम्स जो होंगे वो sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे ये हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, डोंट फॉलो हकल रूल, ये फॉलो करता है 4n रूल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 4 के मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे और बाकी यहाँ पे जो होगा कॉन्जुगेशन इसमें रहेगा, कॉन्जुगेशन इसमें रहेगा। अब अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात जैसे ऊपर की, हमने क्या बोला था कि वहाँ पे होता है एरोमेटिक कंपाउंड में डायमैग्नेटिक रिंग करंट और एंटी एरोमेटिक में होता है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, इसमें होता है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो भी प्रोटॉन्स, जैसे एरोमेटिक सिस्टम में हम पढ़ रहे थे कि बाहर वाले जो प्रोटॉन्स है वो डीशिल्डेड जोन में ज़्यादा केमिकल शिफ्ट वैल्यू दिखा रहे थे और अंदर वाले जो कि शिल्डेड जोन में आ रहे थे, हमने यहाँ पे दिखाया था ना कि इस तरह से अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग है तो हमने क्या किया था, इस तरह से दिखाई थी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अंदर के प्रोटॉन्स क्या बोल रहे थे हम, शिल्डेड जोन है। लेकिन इसके अपोजिट होता है एंटी एरोमेटिक में, यहाँ पे अंदर की साइड जो भी प्रोटॉन्स आएंगे ना वो डीशिल्डेड जोन में जाएंगे और बाहर के प्रोटॉन जो होंगे यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक के केस में शिल्डेड जोन में जाएंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है। तो कौन से सिस्टम्स होते हैं एंटी एरोमेटिक, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये क्या है, सिस्टम तो यहाँ पे प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स है, लेकिन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिस्टम हमारा एंटी एरोमेटिक है। अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, मतलब इसके थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म ले लें, हमने क्या किया, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड रखा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, या फिर यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव और यहाँ पे ये, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक। इसमें है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी पॉसिबल है, तो ये भी होता है हमारा एरोमेटिक।
इसके ये दो जो फॉर्म्स होते हैं ये होते हैं एरोमेटिक और ये होता है हमारा एंटी एरोमेटिक। अगर आप यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। क्यों, देखो जैसे हमने देखा ना कि ये वाला फॉर्म जो है ये वाला एरोमेटिक है, यहाँ से यही ये वाला फॉर्म ही बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये था पहले, ये डबल बॉन्ड था, हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस वाले कार्बन को दे दिए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, FeCO3। अब आयरन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है आयरन मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ से फॉर्म क्या हुआ, ये यहाँ पे ये 2 नेगेटिव, यानी कि सिस्टम यही वाला फॉर्म हो गया जिसको हम एरोमेटिक बोल रहे थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। और बाद में हमारे पास यहाँ पे Fe2+ है, इसके पास CO3, तो ये बाद में इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन देके ये वाला कंपाउंड बना रहे हैं। बेसिकली इसको एरोमेटिक बोलेंगे ड्यू टू इसमें ये वाला फॉर्म है, ठीक है। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन हमने देख ली, कुछ कंपाउंड देखते हैं जो और भी एंटी एरोमेटिक्स होते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन की एक लोन पेयर जो है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये वाली लोन पेयर जो होंगी वो किस तरह से होंगी, इस वाले रिंग को परपेंडिकुलर होगी और इसकी वजह से ये यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में रहेगी इस तरह से, ये कॉन्जुगेशन में रहेगी इस तरह से। और ये वाली जो है ये जो रिंग के प्लेन को जो पैरेलल पी ऑर्बिटल है, ठीक है, जो कि इस वाले लोन पेयर वाले पी ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर है, वो बाहर है, ठीक है, तो वो एरोमेटिसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ से कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4n सिस्टम ही है ये वाला, तो ये भी हमारा होता है, क्या होता है हमारा ये एंटी एरोमेटिक। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप इसको कंसीडर करोगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक से हमने एंटी एरोमेटिक देखा, अब एंटी एरोमेटिक से देखेंगे नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की एक कंडीशन होती है कि उसमें कोई ना कोई एक एटम तो नॉन प्लेनर रहेगा। यहाँ पे ये वाला जो होता है वो कार्बन नॉन प्लेनर रहता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाओगे, जस्ट मिनट, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाओगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी और इसकी वजह से ये एक प्लेन में नहीं होता सिस्टम, और प्लेनर ना होने के कारण इसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेंगे ना, पढ़े ना, इसमें हमने बेसिकली देखा किसको, इसको। अगर इसकी आप कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहोगे ना, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन है हमारे पास। अब अगर आप बॉन्ड अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो होता है ना, ये डबल बॉन्ड जो होता है ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये वाला जो होता है ये 1.56 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। यानी कि ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, और ये वाला फॉर्म जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे एज इट इज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, इसके दूसरे वाले फॉर्म के साथ डाइमराइज कर जाता है, ठीक है। ये इसके दूसरे वाले फॉर्म के साथ इस तरह से डाइमराइज कर जाता है, ठीक है। अब ये रूम टेम्परेचर पे इसके एज इट इज फॉर्म में नहीं रहेगा, डाइमराइज कर जाएगा। यानी कि ये क्या है, अनस्टेबल है, और इसके अनस्टेबिलिटी की वजह से ये रिएक्शंस देता है। जैसे कि इसको हम डाइन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनोफाइल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, अगर हम इसकी डिलसल्डर रिएक्शन करवाएं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस तरह से साइक्लोपेंटाडाइन है। इसको अगर हमें क्या करना है, एज अ डाइनोफाइल यूज़ करना है, एज अ डाइनोफाइल यूज़ करना है, तो किस तरह से होता है, ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। यानी कि आपको जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे इस तरह से मिलेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हीटिंग कंडीशन में ये, या फिर विदाउट मतलब रूम टेम्परेचर भी ये वाली रिएक्शन देगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसके स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, तो हीटिंग कंडीशन की भी रिक्वायर्ड नहीं है, रूम टेम्परेचर भी ये वाली रिएक्शन देगा ये।
इसके बाद यहाँ पे सिमिलरली इसको आप डाइन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे है, ठीक है। रिएक्शन अलग से दिखाने की नीड नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो अलग है थोड़ी सी, ठीक है। अगर इन दोनों में ही रिएक्शन करवा दें हम, ठीक है, इन दोनों में रिएक्शन करवा दे, ये डाइनोफाइल है, ये डाइन है। अब क्या करेंगे, इसका दिखा देते हैं अटैक यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यानी कि ये इस तरह से आ गया और यहाँ पे अपना इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इनमें भी डिलसाल्डर रिएक्शन होती रहती है, यानी कि ये क्या है, ये इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसकी अब अनस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, तो इसकी वजह से ये इतनी सारी रिएक्शन दे रहा है। अगर हमें इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि इस वाले फॉर्म में इसको अगर हमें स्टेबल रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको इस पे इस तरह से सब्स्टिट्यूशन देनी पड़ेगी। ये ज़्यादा बल्कि ग्रुप जो है हम यहाँ पे अगर लगवा देंगे तो ये किसी कंपाउंड के साथ इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की स्टेरिक बल्क की वजह से रिएक्ट करने के लिए नहीं जाएगा। तो इसको अगर हमें एज इट इज इसी फॉर्म में रखना है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। या फिर दूसरा एक होता है पुश पुल इफेक्ट, ठीक है, पुश पुल इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे और यहाँ पे इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे और यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे। तो होगा क्या, इससे ये वाली लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगी, ये इधर और ये इधर। सिमिलरली ये वाला इधर, ये इधर और ये इधर, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसका बीच में आ रहा था वो इसमें मतलब कंटिन्यूसली नहीं रहेगा और इसकी वजह से ये डायमराइज नहीं होगा या फिर दूसरे वाले रिएक्शंस नहीं देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल। इसके बाद आता है हमारा ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि एंटी एरोमेटिक किस तरह से कंपाउंड होते हैं। अगर ये वाला कंपाउंड अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो इसको भी हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी फोरेन सिस्टम ही है, 4 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इसको क्या करते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन को एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर इसको कंसिडर करोगे तो ये होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, यानी कि वहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप है, तो वो प्लेन में नहीं है, इसकी वजह से इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, इसको बोलेंगे एरोमेटिक, इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। अब लास्ट वाला पार्ट बचता है हमारा नॉन एरोमेटिक, जो हमने अब इस वाले एंटी एरोमेटिक पार्ट में मतलब डिस्कस किया ही है कि इसमें कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कब बोलेंगे, जब कंपाउंड में वहाँ पे कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, यानी कि वहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप है, अगर आपको प्लेनर ज्योमेट्री वहाँ पे मिल नहीं रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब इसका एक जो मेजर एग्जांपल होता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो होता है ये वाला। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन देखोगे, इसके एटम्स देखोगे तो आपको दिख रहा है कि सारे सिस्टम तो मतलब सारा सिस्टम तो प्लेनर दिख रहा है, एटम्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये फोरेन रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसको एंटी एरोमेटिक बोलना चाहिए था, लेकिन ये बेसिकली होता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये बेसिकली होता है नॉन एरोमेटिक। क्यों होता है नॉन एरोमेटिक? क्योंकि इसका शेप जो है वो प्लेनर नहीं होता, ये नॉर्मली इस तरह से टब शेप में रहता है, ठीक है, इस तरह से ये टब शेप में रहता है। अगर ये टब शेप में आ रहा है तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन जो इलेक्ट्रॉन की हम बोल रहे हैं होगी नहीं, और अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो इसको हम एंटी एरोमेटिक नहीं बोल पाएंगे, इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक ड्यू टू इस टब शेप। अब दूसरा एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें क्या देखना है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन की एक लोन पेयर है और ये 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कंसिडर करोगे, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो रूल है, हकल रूल है, उसको फॉलो कर रहा है, तो इसको आप एरोमेटिक बोल देते हैं, ठीक है, इसको आप एरोमेटिक बोल देते। लेकिन जब यहाँ पे नाइट्रोजन या फिर अगर आप सिंपली कार्बन यहाँ पे कंसिडर करोगे ना, या तो यहाँ पे CH2 ग्रुप या फिर नाइट्रोजन अगर होगा तो ये सिस्टम बन जाता है नॉन एरोमेटिक। अब ये होता है एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन ही आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं तो इसको मैंने लिया है।
तो ये वाला एक्सेप्शन होता है जब भी नाइट्रोजन या फिर CH2 ग्रुप यहाँ पे आएगा तो ये सिस्टम नॉन प्लेनर बन जाता है और नॉन एरोमेटिक बन जाता है। अब इनके प्रेजेंस में ये सिस्टम नॉन प्लेनर होता है तो इसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे ऑक्सीजन आ जाए, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन होता, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे होता नहीं, तो ये वाला सिस्टम जो है इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सेप्शन होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस वाले सिस्टम में ऑक्सीजन आ जाए तो इसको बोलना है एरोमेटिक, और अगर नाइट्रोजन या फिर यहाँ पे CH2 ग्रुप अगर हो तो इसको आपको बोलना है नॉन एरोमेटिक। अब दूसरा एक एग्जांपल होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम यहाँ पे 10 एनुलिन को कंसीडर करें, ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हो कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो ये भी एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन बेसिकली होता क्या है, ये भी होता है नॉन एरोमेटिक, और इसमें हम फंस जाते हैं। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब नॉन एरोमेटिक होता है यानी कि ये प्लेनर नहीं होगा, इसका नॉन प्लेनर शेप होगा। क्यों होता है, ये वाले जो इंटरनल हाइड्रोजन्स है, ये अंदर की साइड जो हाइड्रोजन्स है ना, इन दोनों में यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है, और इनके रिपल्शन अवॉइड करने के लिए अब हम आपको रिंग, ये वाली रिंग इस तरह से प्लेन में दिख रही है, ठीक है, लेकिन जब ये इंटरनल हाइड्रोजन्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे और ये थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये प्लेनर शेप नहीं रहेगी, जो कि पहले इस तरह से आप कंसिडर कर रहे थे। इनकी रिपल्शन की वजह से यहाँ पे ये बाहर जाएगा, ये भी प्लेन से बाहर जाएगा, तो इस तरह से नॉन प्लेनर शेप बन जाएगी, और इसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला ये जो सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इस टाइप के और एग्जांपल्स भी लेने हैं, और वहाँ पे आपको देखना है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके, मतलब अप्लाई करके आपको वो कंपाउंड आप डिसाइड कर पा रहे हो एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है। तो हैप्पी लर्निंग गाइस, थैंक यू।